नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के गणित का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है चतुर्भुज को समझना। पिछली कक्षाओं में हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपने उसको अच्छे से अभी तक प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले अध्याय पे। अध्याय 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, ठीक है। भुज मतलब भुजाएं, ठीक है। तो क्या है, जिन आकृति की कितनी भुजा हो, 4, हमें क्या समझना है, उसको इस अध्याय के अंदर समझना है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र क्या होता है, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपको पेंसिल दे देते थे हाथ में, तो आप कहते थे किसी पेपर पे या कुछ नहीं मिला तो आप दीवारों पे कुछ भी ऐसे, देखो पेंसिल उठा के ऐसे 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 कुछ भी बना लेते थे। ठीक है, अब जहां तक आपने पेंसिल उठाई और उसको चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, उसको छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वक्र। मतलब कोई भी वो आकृति जहां पर आपने पेंसिल या पेन से कागज पर बिना उठाए कोई भी आकृति बनाई, वो क्या कहलाएगी? वक्र। ठीक है, वक्र क्या होती है? एक ज्यामितीय आकृति होती है। ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एक शब्द में और रिक्त स्थानों में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि वक्र क्या है, या एक शब्द में आ जाता है कि वक्र क्या है। तो वक्र क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, जब कागज से पेंसिल को उठाए बिना किसी हिस्से को हम क्या करते हैं? अनुरेखित, और उन बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो आपको क्या मिलता है? एक वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, मूल रूप से ये एक ऐसी रेखा है जिसका सीधा होना आवश्यक नहीं है। मतलब सीधा हो तब भी चलेगा, अगर जैसे ये सीधा है, ठीक है, तब भी चलेगा। पर अगर सीधा नहीं भी हो तब भी चलेगा। मतलब वक्र क्या है? वक्र एक ऐसी रेखा है जिसको आप पेंसिल या पेन से बिना उठाए एक ही बार में जो आकृति बन जाए, वो क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। ठीक है, इसकी 2 चीजें खास आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या है कि वो ज्यामितीय आकृति है, और दूसरा ये इसका सीधा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ये वक्र है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे बना दिया तो ये भी वक्र है। मैंने कुछ ऐसे बना दिया तो भी वक्र है। मतलब कुछ भी आपने आकृति पेंसिल को बिना उठाए बनाई तो वो क्या कहलाएगी? वक्र। ठीक है, चलिए अब समझते हैं वक्र कितने प्रकार के होते हैं। वक्र होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है खुला वक्र, एक होता है बंद वक्र। देखो नाम से ही लग रहा है, खुला वक्र मतलब जो खुला होगा, बंद वक्र मतलब जो बंद होगा। देखिए, अगर मैं ऐसे कुछ आकृति बना दूं, ठीक है, ये खुला हो गया। देखो, अब ये देखो, ये क्या हो गया? ये भी खुला हो गया। अब आप कहेंगे ये बंद है। ये बंद नहीं है। देखो, पूरी आकृति को हम देखें तो ये कहीं ना कहीं से क्या है? खुली हुई है। अगर मैं इसी आकृति को, देखो इस वाली को, पहली वाली को अगर मैं ऐसे बना दो तो क्या होगा? बंद हो गई। अब देखो इस आकृति को, जो दूसरी बनाई है, इसको देखो, अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये बंद हो गई। मतलब वो वक्र जो एक बिंदु से लेकर शुरू होकर उसके अंतिम बिंदु तक, उसी बिंदु तक ना पहुंचे, ठीक है, जो उसका अंतिम बिंदु हो, जो उसका शुरुआती बिंदु ये वाला है, अंतिम ये वाला है, दोनों अगर अलग अलग हैं तो क्या हो गया? वो खुला हुआ। ठीक है, अब देखो ये वाला यहाँ से शुरू हुआ, इधर जाकर यहाँ खत्म हुआ, तो मतलब ये भी खुला है। और वो जो अब शुरुआती बिंदु से शुरू होकर जो उसका अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु अगर एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा? बंद वक्र। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, यहाँ से हमने शुरू करा था और हम घूम फिर कर कहाँ आ गए? यहीं पे हमने इसको खत्म किया था। ठीक है, मतलब खुला वक्र क्या होता है? जो किसी भी बिंदु से शुरू होकर वापस उस बिंदु तक नहीं पहुंचता। मतलब अगर मैंने इसको जैसे ऐसे करके और इसको मैंने ऐसे बना दिया, तभी भी क्या हुआ? ये उस बिंदु तक तो नहीं पहुंचा। मतलब क्या हुआ? ये खुला वक्र। और बंद वक्र वो जो किसी भी बिंदु से शुरू हो, ठीक है, पर वापस कहाँ उससे पर आ जाए? उसी बिंदु पर आ जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बंद वक्र। ठीक, चलो समझ आ गया होगा। अब क्या है? वक्र के प्रकार। वक्र क्या है? एक बंद वक्र। ठीक है, क्या है? बंद वक्र है ऐसे पूरा। अब ये खुला है, देखो यहाँ से खुला हुआ है ना। और ये वक्र जो बंद है, पर कौन सा वक्र है? ये जटिल। ठीक है, और ये वाला जो है बंद वक्र, ये है सरल। है ना सरल? फटाक से हमने ऐसे करा और
गोल बना दिया, ऐसे ऐसे करा, ऐसे बना दिया, है ना। और जटिल क्या है, देखो इसको बनाने में कितना, यहाँ से हमने शुरू किया होगा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कितना सारा है, तो वो क्या हो गया, जटिल। मतलब वक्र हो गए, एक वक्र हो गया जो सरल है और जो बंद भी है, एक हो गया खुला, और एक जो है वो वक्र बंद तो है लेकिन थोड़ा सा जटिल है, जो सरल नहीं है। ठीक है, क्या है, सरल नहीं है। ठीक, चलो, ये तो समझ ही आ गया होगा, बहुत आसान है ना। अब क्या समझेंगे, हाँ अब समझेंगे बहुभुज। देखो नाम से अगर आप समझने की कोशिश करें तो आधी चीज आपको ऐसी समझ आती है। बहु, ये सास बहू नहीं, बहु मतलब यहाँ पे हो गया क्या, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी। और भुज मतलब क्या हो गया, भुजा, क्या हो गया, भुजा, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारी भुजा हो जिसकी, वो आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने इसके नाम से समझ लिया, अब इसकी जो परिभाषा है अब उससे समझते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, ठीक है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, ठीक है, क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। और बहुभुज बनाने वाले रेखाखंड इसकी भुजाएं कहलाती है, और इसके जो शीर्ष है वो क्या कहलाते हैं, इसका जो अंतिम बिंदु है वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, और भुजाएं एक दूसरे को काटती नहीं। अब देखो चलो समझते हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, ये है एक रेखा, ठीक है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। अब इन रेखा खंडों ने मिलाकर एक क्या बना दिया, अपने को एक वक्र बना दिया, है ना। अब इस वक्र में क्या होगा, ये तो क्या होगा, बंद भी हो गया, ठीक है, रेखाखंड से भी बना हुआ है, ठीक, तो ये क्या है, इनको हम क्या कहेंगे, ये जो है इनको हम कह देंगे भुजा। और जो ये रेखाखंड पूरी देखो, उसको नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, हमने नाम दे दिया। अब क्या हो गई, भुजा क्या हुई, ए बी, है ना, ए बी एक भुजा हो गई, ठीक, उसके बाद हो गई बी सी, उसके बाद हो गई सी डी, ठीक है, उसके बाद क्या हो गई डी ए। अगर अब डी है तो हम डी ए है तो हम इसको लिख देते हैं ए, है ना, पढ़ने में आसानी होगी। अब ये जो ऊपर मैंने ऐसे लगाया, इसका मतलब क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। चलो, तो ये तो क्या हो गई, इसकी भुजा। अब ये जो भुजाओं को जो मिलने पर जो ये अंतिम बिंदु है इसका, ये वाला देखो, आखिरी वाला है, देखो इस, इन दोनों भुजाओं को कहाँ मिला, यहाँ, ठीक है, इन दोनों भुजा, ये दोनों ए बी और बी सी कहाँ मिली, बी पर। सी डी और डी ए कहाँ मिली, डी पर। सी डी और बी सी कहाँ मिली, सी पर। तो ये जो शीर्ष के हैं, इसके जो अंतिम बिंदु हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। चलो, ये तो हमने किसका दे दिया, भुजा का नाम दे दिया, है ना। अब हम दे देते हैं शीर्ष का नाम। तो शीर्ष का नाम कैसे दोगे आप देख लोगे, दोनों भुजाएं जो हैं, जैसे दो भुजाएं हमने ये ले ली, और इसके बीच का जो बिंदु है, ठीक है, अंतिम बिंदु जो है इन दोनों रेखाखंड का, वो क्या कहलाएगा, शीर्ष। तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा हो जाएगा सी, और चौथा आप बताइए, डी, ठीक है। तो क्या हुआ, जितनी भुजाएं हैं उतने ही क्या हमें मिलेंगे, शीर्ष मिलेंगे, ठीक है। अब देखो एक बात और देखो, ये जो भुजाएं हैं, है ना, अगर ए बी लिया या बी सी लिया, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा क्या, नहीं काटा, ये मिली है, क्या हुई है, यहाँ पर आकर मिली है, पर इनने एक दूसरे को काटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो ये ऐसे करके इन दोनों ने एक दूसरे को काटा नहीं है, ठीक है, मतलब ये ऐसे आगे बढ़कर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा नहीं, ये क्या हुआ, आगे बढ़ी और इन दोनों ने काट दिया, वो नहीं, यहाँ पे क्या हुई है, मिली है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो आकृति जो क्या है, रेखाखंडों से मिलकर एक वक्र बनाएगी, ठीक है, उसके जो रेखाखंड क्या है, वो भुजा कहलाएंगे। उस रेखाखंडों के जो अंतिम बिंदु है उसे हम शीर्ष कहेंगे। और जो वक्र है उसकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे को अगर काटती नहीं है तो वो जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, बहुभुज, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको चार भुजा का बता दिया, है ना, जिसकी चार भुजा है, तो जिसकी चार भुजा होंगी तो उसके जो शीर्ष होंगे वो भी क्या होंगे, चार, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो एक और हमने उदाहरण देख लिया, एक उदाहरण हमने ये देख लिया,
है ना। और एक उदाहरण हम इधर देख लेते हैं, है ना, ये उदाहरण हम समझ लेते हैं 2, है ना। अब देखो इसमें क्या, इसका भी हम जब भी कोई आकृति बने ना, अगर आप उसका नाम दे दो तो आपको क्या होगा, समझने में कुछ भी उसकी आप भुजा निकालो, आप उसका शीर्ष निकालो, तो आपको क्या बहुत आसान हो जाता है। देखो आगे हम कोण भी पढ़ेंगे, पर पहले अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, भुजा की, और हम किसकी बात कर रहे हैं, शीर्ष की। ठीक है, तो हमने दे दिया इसका नाम ए बी सी डी ई, और ये हो गया एफ। ठीक है, दे दिया हमने नाम। अब उसके बाद हमारा क्या काम है, नाम देने के बाद हमारा काम है कि हम उसकी निकालें भुजा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, कितनी भुजा, एक भुजा ये हो गई ए बी। ठीक है, दूसरी क्या हो गई बी सी। ठीक है, तीसरी क्या हो गई सी डी। ठीक है, फिर हो गई डीई। ठीक, फिर क्या हुई ई एफ, और हो गई एफ ई एफ, और हो गई एफ ए, तो हम इसको लिख देते हैं ए एफ। देखो पढ़ने में अच्छा रहता है ए एफ, बाकी आप एफ एफ ए भी लिखोगे ना तभी भी वो सही है। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका शेष। ठीक है, शेष तो क्या है, देखो ए बी और बी सी कहाँ मिले, बी पर, ये शेष मिल गया। सी डी और बी सी कहाँ मिले, इस पर। ठीक है, डी सी पर मिले। ई डी और डी सी कहाँ मिले, डी पर। ई एफ और एफ ए कहाँ मिले, यहाँ पर, और एफ पर मिल गए। और एफ ए और ए बी कहाँ मिले, ए पर। तो आपको क्या कितने शेष मिल गए, 1 2 3 4 5, ये वाला भी 5 और 6। जो एफ ई एफ है और ई डी कहाँ मिले, ई पर, है ना, ये बताना भूल गई शायद। ठीक है, तो क्या हो गया, शेष हमको कितने मिल गए, 6। देखो क्या क्या नाम है, एक हुआ ए, एक हुआ बी, एक हुआ सी, एक डी, और ई और एफ, है ना। ठीक है, सही है ना। अब आप भी ऐसे आकृति बनाइए, और उसके क्या कीजिए, उस आकृति का दीजिए नाम, और उसके बाद आप उस पे देखिए कि वो भुजाएं तो नहीं कट रही है आपसे उस आकृति में। ठीक है, तो वो बन जाएगा, आपको मिल जाएगा बहुभुज। उसके बाद आप उसकी भुजाओं के नाम दीजिए और उसके शेष के नाम दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुभुज क्या होता है। ठीक, चलिए अब एक और बात, क्या जितनी भुजाएं होंगी उतने ही हमको क्या मिलेंगे, शेष। ठीक, अब ये तो बहुभुज हुआ ना, इनने एक दूसरे को काटा क्या, इनकी रेखाखंडों ने नहीं काटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, बहुभुज को हम और थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। वक्र जो बहुभुज है और वक्र वो जो बहुभुज नहीं है। देखो एक और इसमें क्या आता है, इसमें एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है, जो आपको इसमें एक एक शब्द में है, या सत्य और असत्य में आती है। ठीक है, देखिए क्या मिलता है, हम कहेंगे, मैं अगर कहूं कि हर बहुभुज, ठीक है ध्यान से समझना, हर बहुभुज क्या है, वक्र। ठीक है, हर बहुभुज वक्र होगा, क्यों, क्योंकि वक्र से ही हमें क्या मिलता है, बहुभुज। ठीक है, पर उसकी भी और हम उसकी जो शर्तें हैं वो हम देखेंगे। अब हर वक्र, ठीक है, हर वक्र बहुभुज होता है क्या, कैसे, क्या हुआ, अगर हमने उदाहरण लिया इस तरीके के वक्र का, ठीक है, जो कहाँ से शुरू हुआ, इस बिंदु से, हम इसका फिर से नाम दे देते हैं। अब दे देते हैं हम पी क्यू आर और एस, हमने ऐसे नाम दे दिए। अब पी क्यू आर एस है, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी भुजाएं मतलब एक दूसरे को काट नहीं रही है, ठीक है, और ये क्या है, बंद वक्र है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक बहुभुज हो गया। उसके बाद देखो इसको, अगर इसका नाम दे दूं मैं एम एन ओ ई, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसकी जो भुजाएं हैं एक दूसरे को काट नहीं रही है, और ये भी क्या है, एक बंद वक्र है। और एक और क्या चीज है, ये रेखाखंडों से बना है, है ना रेखाखंड। ठीक है, देखो अगर ये रेखा हुई, तो अगर इसकी, और अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, ठीक है, तो या ये क्या कहलाता रेखा, ठीक है ना। और ये जो पूरी हुई ये क्या कहलाएगी, रेखा। आई बात समझ में। ठीक है, रेखाखंड रेखाखंड अभी वैसे तो पता होगा आपको, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा, जिनको शायद थोड़ा दिमाग से निकल गया हो, तो उसके लिए कि ये जो हिस्सा मिलता है ये रेखाखंड होता है। ठीक है,
अब क्या हुआ, सब मिले बनी है ये रेखाखंड से, एक दूसरे की भुजाओं को नहीं काटा और बंद आकृति है, मतलब ये क्या हुआ, वक्र हुआ। अभी देखो, बहुभुज हुआ, वक्र नहीं हुआ, बहुभुज हुआ, वक्र तो ये है ना। अब यहाँ से हमने इसको शुरू करा, ठीक है, हमने इसको ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, है ना। तो अब इसका नाम दे देते हैं हम, चलो दे देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा नाम ले दिया हमने, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये भी रेखाखंडों से बना है, बंद वक्र है और इसकी भुजाएं भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। मतलब वक्र क्या है, हर वक्र क्या हो गया, क्या हुआ, बहुभुज। हर बहुभुज क्या हुआ, वक्र हुआ, ठीक है। अब वक्र जो बहुभुज नहीं है, अब देखो ये वक्र है, ठीक है, ये भी एक वक्र है, इसमें भी क्या है, देखो ये वाला जो है, ठीक है, पेंसिल से हमने उठा के यहाँ से यहाँ से यहाँ हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इसका, चलो अगर हम नाम दें, क्या दें, दे देते हैं पी क्यू आर एस और इसको दे देते हैं हम। अब क्या हुआ, ये एक बंद वक्र है क्या, सबसे हम उसकी पहले शर्तों को देखें, है ना। बंद वक्र है क्या, नहीं, आप कहेंगे ये हिस्सा तो बंद है, नहीं ये हिस्सा बंद है, पर अगर हम पूरे वक्र को देखें तो ये यहाँ से क्या है, खुला हुआ है, क्या है, खुला हुआ, मतलब ये बंद वक्र नहीं है। पहली शर्त ही क्या हुई, मतलब पहली शर्त ही क्या हो गई, फॉलो नहीं करी उसने, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद इसकी दूसरी भी बात क्या है कि ये इसकी भुजाओं को देखो, ये यहाँ से काट रही है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे ना तो ये तो पूरा बंद है, ठीक है, पर यहाँ पर देखो अगर आप, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलकर इस वाली भुजा को क्या कर रही है, काट रही है। इसने भी काट दिया और इस वाली ने भी काट दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, भुजाओं को तो नहीं काटा, पर ये क्या है, खुला है। तो हमें जो बहुभुज है उसकी क्या शर्तें हैं, पहला तो वो क्या है, बंद होना चाहिए, ठीक है, पहला है रेखाखंड से बना हो, ठीक है, उसके बाद दूसरा वो बंद हो, और तीसरा वो क्या हो, भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो खुला है, तो इसने इस वाली को मना कर दिया, बोले मैं दो वाले तो मैंने मानी नहीं, ठीक है। इसकी भुजाएं भी हैं, रेखाखंड से भी बना है, पर ये क्या कर रही है, यहाँ पर क्या है, खुली हुई है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा इस भुजा को काट रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने इसको मना कर दिया, ये बंद है, इसको हाँ कर दिया, इसको हाँ कर दिया, पर ये वाली शर्त को माना क्या, उसने नहीं माना। अब इसको देखो, इसमें क्या करा उसने, खुला हुआ भी हो गया, देखो इसने तीनों ही शर्तों को नहीं माना, नहीं, पहली शर्त को तो माना कि रेखाखंडों से बना है, पर दूसरी शर्त और तीसरी शर्त को माना क्या, नहीं, ये तो खुली हुई है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो भुजा है वो एक दूसरे को काट रही है, मतलब हर वक्र बहुभुज नहीं होता, पर हर बहुभुज वक्र होता है, ठीक है। ये आ जाता है इस तरीके से, सत्य में क्या हर बहुभुज वक्र है, सत्य या सत्य, तो आप क्या कहेंगे, सत्य, मतलब हर बहुभुज क्या होता है, वक्र होता है, पर हर वक्र बहुभुज नहीं होता, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज थी पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो अब हम समझेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों की संख्या के अनुसार। अब देखो, जितने कोई भी बहुभुज देख लो आप, हमने क्या समझा अभी तक, कि जितनी उसकी भुजाएं होती हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। अगर कोई बहुभुज है जिसकी तीन क्या है, भुजाएं हैं, तो उसके शीर्ष भी कितने होंगे, तीन। अगर कोई बहुभुज है जिसकी चार भुजाएं हैं तो उसके शीर्ष भी कितने होंगे, चार। इस तरीके से तो हमें बहुभुज का वर्गीकरण करना है, पर किस आधार पर करना है, भुजाओं या शीर्ष के आधार पर, ठीक है। अब देखिए क्या, हम बहुभुज का वर्गीकरण भुजाओं या शीर्ष के अनुसार करते हैं। पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देख लिया त्रिभुज। त्रिभुज मतलब जिसकी कितनी भुजा होंगी, तीन, ठीक है, नाम से समझ आ गया, तीन भुजाएं। अब जिसकी तीन भुजाएं हैं और शीर्ष भी कितने हैं, तीन। अब क्या करो आप लोग कॉपी में ऐसे और ऐसे लिखो कि वर्गीकरण किसका, बहुभुज का, तो आपको क्या याद रह जाएगा, ठीक है। तो देखो कभी एकदम से पूछ ले आपसे कि कितने शीर्ष होते हैं आपकी त्रिभुज में, तो आप क्या कहोगे, तीन। फटाफट से देखो कैसे, अगर ऐसी आकृति बनी है आपके पास, अगर इसका दे दें हम नाम ए बी सी, देखो अब देखो कितनी भुजा हुई, एक ये हो गई ए बी, ठीक है, चलो लिख देते हैं, ए बी हो गई, ठीक है। दूसरी क्या हुई, बी सी, ठीक है। तीसरी क्या हो गई, सी ए, इसको लिख देते हैं हम ए सी, ठीक है। आई बात समझ में, आपकी भुजा कितनी हो गई, तीन, और शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष आप बताइए, देखिए ये यहाँ ए सी
और ए बी कहाँ मिल रहा है, ए पर। ठीक है, अब इस रेखाखंड को देखो, ए बी और बी सी कहाँ मिल रहा है, बी पर। ठीक है, और सी ए और बी सी कहाँ मिल रहा है, सी पर। ठीक है, तीनों रेखाखंडों को देख लिया हमने, इनको देखा तो ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। इसका अंतिम बिंदु कहाँ है, ए बी और सी पर। तो आपके शीर्ष क्या हो गए, ए बी और सी। कितने भुजा हुई, एक दो तीन। शेष कितने हो गए, एक दो तीन। ठीक है, आई बात समझ में। तो त्रिभुज क्या होता है, वह बहुभुज है जिसकी भुजा कितनी होगी, तीन, और जिसके शेष कितने होंगे, तीन। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो दूसरा हम देखें तो ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब पहले ही समझाया, जिसकी चार भुजाएं हैं। ठीक है, एक बहुभुज जिसकी चार भुजाएं हैं या शेष, उन्हें कहते हैं चतुर्भुज। अब देखो, जरूरी नहीं है ऐसी आकृति बनाओ, अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। भुजाएं कितनी मिली आपको, चार। ठीक है, चार ही भुजाएं ना, देखिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना चार। ठीक है, अब शीर्ष देखो इनके, ये एक दो तीन चार। ठीक है, ये एक दो तीन चार। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, इसका नाम दे दो, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, पी क्यू आर, क्यू आर, आर एस और एस पी। ठीक है, और शीर्ष क्या होंगे, पी क्यू आर एस। देखो अब लिख देते हैं ना, एक बार लिख देते हैं आपके लिए। चलो, भुजा। ठीक है, कौन सी होगी, पी क्यू, है ना। दूसरी हो गई क्यू आर। ठीक है, एक हो गई आर एस और एक हो गई एस पी। तो हम इसको लिख, चलो एस पी लिख देते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये भुजा लिख दी। अब अगर मैं, आपने अभी ध्यान से देखा हो पिछली स्लाइड पे, तो मैंने क्या किया था, पिछले से भी पिछले हम समझते ही जा रहे हैं कि हमने इस पे रेखाखंड लगाई थी। ठीक है, तो कुछ जिन्होंने ध्यान से देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है सभी ध्यान से देख रहे होंगे, पर जिन्होंने बिल्कुल दिमाग में याद रखा होगा, उन्होंने बोला होगा कि हाँ, रेखाखंड लगाना भूल गए मैडम। चलिए, अब क्या हुआ, शीर्ष, है ना। शीर्ष क्या होंगे, पी क्यू आर एस, पहले ही समझा दिया, तो अब बस अब इसको लिख देते हैं। हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, आ गया समझ। अब चलिए, अब पढ़ते हैं तीसरे बहुभुज पे, जो क्या है, पंच बहुभुज। पंच बहुभुज में क्या होगा, नाम से लग रहा है, पंच मतलब पांच। ठीक है, तो वो बहुभुज जिसकी कितनी भुजाएं होंगी, पांच, और होंगे शीर्ष पांच। देखो इसमें देख लो, एक दो तीन चार पांच, हो गई चार पांच भुजाएं। शीर्ष देखो, एक दो तीन चार, और ये हो गए पांच, है पांच शीर्ष। ठीक है, अब दो का मैंने बता दिया। अब क्या करो, जो आगे आकृति आ रही वो खुद आप कॉपी में बनाओ, नाम उनके दो, उसके बाद क्या करो, उसकी भुजाएं भी आप लिखो और शेष भी आप लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पंचभुज। ठीक, इसी तरीके से अब हम देखेंगे चौथा, क्या कह रहा है। चल रहा है, चौथा क्या है, षटभुज। ठीक है, जिसकी भुजाएं कितनी होगी, छह, षट मतलब छह। ठीक है, तो इसको चलो नाम दे दो अपन, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, दे दिया हमने नाम। अब देखो, लिख दो भुजाएं, भुजाएं लिखो, शीर्ष लिखो। ठीक है, तो आप गिन पाएंगे, है ना। देखो, एम एन, ऐसे तो हम ऐसे सीधे सीधे गिन लेते हैं, कितनी भुजा हो गई, छह। ठीक है, शीर्ष हो गए एक दो तीन चार पांच छह, नाम से ही समझ आ गया। तो हम क्या हो गई, भुजा कितनी हो गई, एक एम एन, एक हो गई एनओ, एक हो गई ओपी, एक हो गई पी क्यू, एक हो गई क्यू आर, एक हो गई आर एम। ठीक है, शीर्ष कितने हो गए, एम एन ओ पी क्यू और आर, हो गए छह। एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच
1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 6 भुजाएं हो गई, 6 शीर्ष हो गए, तो वो क्या हो गया, षटभुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम समझेंगे सप्तभुज। सप्तभुज मतलब जिसकी भुजाएं कितनी हो, 7। देखिए 7 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। ठीक है, अब देखो शीर्ष देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। ये क्या हुई, ये क्या हो गई, भुजा, और ये हो गए शीर्ष। ठीक है, अब बनाओ कॉपी में इस आकृति को और दो अब आप नाम। ठीक है, चलिए अब कौन सा है, अष्टभुज। अष्टभुज क्या कहता है, जिसकी भुज, अष्ट मतलब 8, जिसकी भुजाएं होंगी 8 और जिसका होगा शीर्ष 8, वो कहलाएगा अष्टभुज। ठीक है, तो ये देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गए 8। और शीर्ष कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए ना, 8 शीर्ष। अब ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको यहाँ पे सामने दिया गया है वो आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। अभी 8 भुजा देखो, 1 2 है ना, ये हो गई 2, और 3 और 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7 और ये हो गई 8। अब ऐसा कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बना दो तभी भी देखो इसमें हो गई ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें तो वक्र चाहिए जो बंद है, जो रेखाखंडों से बना हो, जिसकी भुजाएं नहीं काटती है, वो क्या होता है, बहुभुज होता है। ठीक है, अब बहुभुज में भी हमने वर्गीकरण कर लिया, जिसमें 3 हो 4 हो। अब अच्छा, दो बहुभुज, दो का नहीं, द्विबहुभुज नहीं हो सकता क्या, देखो द्विबहुभुज हो सकता है क्या, हुआ द्विबहुज। मतलब आपको 3 तो चाहिए ना, ऐसे देखो अब इसको मिलाने वाला कोई तो चाहिए, ऐसा है ना। तो हमारे बहुभुज कहाँ से शुरू होते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ठीक है, षडभुज, सप्तभुज, उसके बाद हो गया अष्टभुज, अब हम देखेंगे नवभुज। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी आकृति आप बना सकते हो, उसमें क्या करो, आप दे दो भुजा के नाम और दे दो शीर्ष के नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होगा नवभुज। नवभुज जिसमें कितनी भुजाएं होंगी, 9, शीर्ष भी होंगी 9। ठीक है, वही देखो सबसे पहले हम भुजा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शीर्ष हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नवभुज, एक बहुभुज जिसकी 9 भुजाएं हैं और 9 शीर्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दशभुज, जिसके कितने हैं, 10, 10 भुजा। ठीक है, कितनी है, 10 भुजा, जिसकी 10 भुजाएं हो और शीर्ष भी क्या हो, 10 हो। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10 भुजा। अब शीर्ष गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई 10 शेष। मतलब वह आकृति, वह बहुभुज जिसकी 10 भुजाएं हैं और 10 शीर्ष हैं, उन्हें हम कहते हैं 10 भुज। ठीक है, चलिए अब बहुभुज हमने समझ लिए, अब हम समझेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो क्या, कि आजू बाजू देखो, जैसे कोई भी आकृति, जैसे ये वाली आकृति हमने ले ली है ना। अब क्या है कि ऐसी रेखाखंड जो कहती है कि मैं पड़ोसी के पास नहीं जाऊंगी, ऐसी रेखाखंड जो कहती है कि मैं इधर भी नहीं बढ़ूंगी, इधर भी नहीं पढ़ूंगी, और हम दूसरी तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब जो आसपास वाले जो उसके बिंदु हैं उसको छोड़कर जो रेखाखंड बनती है वो कहलाती है विकर्ण। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी बहुभुज का विकर्ण उन्हें उसके दो शीर्षों मतलब आसन्न शीर्षों, शीर्ष तो सारे ही हुए, देखो ये भी हुआ पी क्यू आर एस, है ना। अब क्या हुआ कि अगर आसन्न मतलब उसके पास पास वाले, ठीक है, उसके आजू बाजू वाले, तो क्या हुआ, पी के पास में कौन हुआ, देखो इस पी के पास में कौन हो गया, क्यू, एक हो गया आर।
अब उसको कहना है कि मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे कहाँ जाना है, दूसरी तरफ। मतलब ऐसे बिंदु को उसको चुनना है जो उसके आसपास ना हो, बिल्कुल पास में ना हो, ठीक है। उसको पड़ोस पसंद ही नहीं है, ठीक है। देखो पी और इस पी के पास क्या है, क्यू, तो ये वाली जो रेखा है वो वो क्यू तक नहीं जाएगी, आर पे भी नहीं जाएगी, तो बचा कौन सा बिंदु आपके पास, बचा कौन सा, एस बचा। तो ऐसी रेखाखंड जो अपने आसन्न शीर्षों को छोड़कर बनाती है, ठीक है, दूसरे बिंदु तक वो जो अपने आप को जोड़ती है, वो रेखाखंड कहलाती है विकर्ण। देखो पी ने बोला कि मेरे को एस नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, तो बचा क्या उसके पास, सॉरी, पी ने बोला कि मुझे क्यू भी नहीं चाहिए, आर भी नहीं चाहिए, तो हम बचा क्या, एस। तो हमने रेखाखंड खींच दी यहाँ तक, एस तक, ठीक है। अब अब देखो, अब चलते हैं हम आर पे। देखो आर ने क्या बोला कि मुझे पी पे भी नहीं जाना, मुझे एस पे भी नहीं जाना, तो बचा क्या, क्यू, तो हमने खींच दी यहाँ से यहाँ तक। अब एस की बारी, एस कह रहा है कि मुझे क्यू के पास भी नहीं जाना और आर के पास भी नहीं जाना, तो बचा क्या, एस पी, तो ये तो बनी हुई है ना। अब देखो क्यू, क्यू क्या बोल रहा है कि मुझे पी के पास भी नहीं जाना, एस के पास भी नहीं जाना, तो बची क्या, आर, ठीक है। ये यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया। मतलब ये जो रेखाखंड जो अपने आसन्न शीर्षों को छोड़कर अंतिम दूसरे बिंदु पर जाकर जुड़ती है, दूसरे शीर्ष पर जाकर जुड़ती है, तो वो रेखाखंड कहलाती है विकर्ण, ठीक है। तो हमें कितने विकर्ण मिले हैं यहाँ पर, दो, पी एस और क्यू आर, पी एस और मिला क्यू आर, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये तो क्या, यहाँ पे ऐसा था, अभी अगर हम ऐसे बना दे कोई, देखो अगर हमने बना दिया ऐसे, ऐसे ऐसा पंचभुज बना दिया, तो फिर वो विकर्ण कहाँ जाएगी, देखो हम बताते हैं, इसका भी नाम दे दो, एम एन ओ पी, दे दिया हमने नाम। अब देखो एम ने कहा, एम से शुरू करते हैं, एम ने कहा मुझे एन के पास नहीं जाना, मुझे क्यू के पास नहीं जाना, तो कौन से बिंदु बचे आपके पास, ओ और पी, तो हम बना देते हैं। देखो ये ओ और एक और बन गया इसके पास, बन गया, ठीक है। अब एन के पास चलते हैं, एन बोल रहा है मुझे ओ के पास भी नहीं जाना, मुझे एम के पास भी नहीं जाना, तो कौन से बचे, बचा पी और क्यू, देखो, तो हमने इसको एन को जोड़ दिया क्यू तक, और ये हो गया पी से एन, ठीक है। अब ओ की बारी, ओ कह रहा है मुझे पी के पास भी नहीं जाना, मुझे एन के पास भी नहीं जाना, तो क्या बचे, क्यू और एम, तो देखो ये ओ से बन गया एम तक, ये तो बना हुआ है तो इसे बनाना ही नहीं है, और ओ से क्यू तक, ठीक है। अब चलेंगे हम पी के पास, तो पी कह रहा है मुझे क्यू के पास भी नहीं जाना, मुझे ओ के पास भी नहीं जाना, तो बचा क्या, एम और एन, तो एम और एन तो पहले से बना हुआ है, देखो पी से एम और पी से एन, ठीक है। अब चलते हैं हम क्यू के पास, क्यू बोल रहा है कि मुझे पी के पास भी नहीं जाना, मुझे एम के पास भी नहीं जाना, तो बचा क्या, एन और ओ, तो ये देखो क्यू से बन गया एन बना हुआ है और क्यू से बन गया ओ, ठीक है। मतलब एक बार जो विकर्ण बन गई उसको तो बनाने की हमको जरूरत है ही नहीं। पर हम क्या करो, अगर हमें कोई बोल दे कि इस आकृति में आप बनाओ विकर्ण, तो क्या करो, सबसे पहले आप उसका दे दो नाम, ठीक है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप दोगे उसका नाम, उसके बाद हर एक शीर्ष को देखते जाओगे, उसके आसपास के शीर्षों को छोड़ दोगे, बचेंगे जो शीर्ष वहां पर आप उसकी सीधी रेखाखंड खींच दोगे, ठीक है। तो वो हो जाएगी उसकी विकर्ण, ठीक है। इसी तरीके से हर शीर्ष पे जाओ, हर शीर्ष के आसपास के बिंदुओं को छोड़कर जो बचे बिंदु हैं उन पे उसको जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है विकर्ण बनाना, मतलब बहुत आसान है। बस क्या करना है, आप उसको अपने दिमाग में रख लो कि उसको पड़ोसी पसंद ही नहीं है विकर्ण को, क्या समझोगे कि वो कह रहा है कि मुझे पड़ोसी पसंद ही नहीं, मतलब मुझे पड़ोस वाले पॉइंट जो आसपास की पॉइंट है उसको आप छोड़ देना है, मतलब जो उसके आसन्न शीर्ष हैं उसको छोड़कर जो बाकी शीर्ष बचेंगे उस पे आपको रेखाखंड खींच देना है, ठीक है। चलिए अब आप एक काम करिए एक बार, और इसका आप यहाँ से आपको कितनी रेखाखंड मिली वो नाम तो दीजिए, है ना। हमें मिली, एम से शुरू करेंगे, हमें मिली एम ओ, ठीक है, एम ओ। उसके बाद मिली हमें एम पी, एम पी। देखो एन से देखोगे तो एम क्यू, एन क्यू, एन क्यू। उसके बाद मिली एन पी, एन पी। फिर ओ से देखो ओ एम, तो ओ एम तो ये हो ही गई, है ना, ओ क्यू, तो ये हो गई ओ क्यू, ठीक है। फिर हम चलेंगे पी के पास,
तो P कह रहा है PM, तो ये MP हो गई है। PN, तो ये हो गई NP हो गई है। अब Q क्या कह रहा है? QO, तो ये OQ हो गया है। और QN, तो ये NQ हो गया। मतलब नाम आप इधर से उधर कर दोगे तो भी विकर्ण तो वही है ना? तो हमें कितनी विकर्ण मिल गई? मिल गई हमको 5 विकर्ण मिल गई। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप कोई सा भी बहुभुज बनाकर उसमें इस तरीके से विकर्ण निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कभी कुछ वो नहीं होगा, मतलब क्या होगा, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे विकर्ण कैसे निकालना है, कैसे बनेगी, है ना, इस तरीके